morning class. This is the video for Hindi grammar chapter 2 word vichar. As we all know, regarding the Hindi, it's very important to knowing about the grammatical part. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि व्याकरण की जानकारी के बिना आपका साहित्य भी अधूरा रहेगा। सबसे पहले हमें व्याकरण की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो उसी के अंतर्गत आपका पहला पार्ट जो मैंने एक्सप्लेन किया था, आपको पहले ही वीडियो में प्रोवाइड करा चुकी हूँ, भाषा, लिपि और व्याकरण का। इसके बाद पार्ट 2 है वर्ण विचार। वर्ण क्या होता है? वर्ण जब हम बोलते हैं तो जिस समय हमारे मुख से जो ध्वनियाँ निकलती हैं वही ध्वनियाँ वर्ण या अक्षर कहलाती हैं। मुख से निकली हुई ध्वनि जो बोली होती, जो भी हम भाषा, वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। यानी साधारण से शब्दों में समझ लें कि वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जो एक सबसे छोटी इकाई का रूप है और उसके खंड नहीं किए जा सकते। जैसे अ, आपने अ बोला, क्या आप उसको खंडित कर सकते हैं? इसका विच्छेदन हो सकता है? नहीं हो सकता। वर्णों के क्रमबद्ध स्वरूप को वर्णमाला कहते हैं। क्रमबद्ध स्वरूप क्या? जैसे अ, आ, इ, उ, इस तरह से क्षेत्र, ज्ञान, वहाँ तक की जो पूरी कंप्लीट वर्णमाला होगी उसे हम वर्णमाला कहते हैं, जो क्रमबद्ध हो। ठीक है, सीक्वेंस वाइज जो लिखा होता है उसे वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में जितने भी वर्ण हैं उनके कुछ डिवाइडेशंस हैं, कुछ उनको वर्गीकरण किया गया है। जैसे कि स्वर और व्यंजन। हमारे जो हिंदी वर्णमाला के स्वर हैं वो वर्णों के भेदों में आपको बता दिया जाएगा कि हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, एक तो स्वर और दूसरा व्यंजन। तो स्वर हमारे कौन से हैं? जो स्वर हैं वो हैं 11। अ, आ, इ, उ, ऋषि, ए, ओ, औ। ये हमारे स्वर हैं। इसके अलावा 2 जो अंग और आहा जो इसी क्रमबद्ध रूप में आते हैं, अंग और आहा, इन्हें कहते हैं अयोगवा। ये क्या शब्द हो गए? अयोगवा। ठीक है, इसके बाद आता है व्यंजन। जब हम कावत की लाइन को लिखेंगे तो लिखेंगे क, ख, ग, घ, ण, इंग्या। ठीक है, इसी तरह से फिर च, त, ट, ये जो वर्ग होंगे ये सभी हमारे व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से हिंदी वर्णमाला के जो वर्ण हैं वो 2 प्रकार में डिवाइड हो जाते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। उसके बाद ध्यान देने की बात यह है कि ये स्वर जो हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं। स्वर जो हैं हमारे, जैसे आपने ये पढ़े हैं, अ, आ, इ, उ, ऋषि, ए, ओ, औ, इनका भी वर्गीकरण है। कैसे? उन प्रकारों में क्या क्या है, चलिए आपको वर्गीकरण करके बताते हैं। वर्ण, इसको हमने स्वर का जो डिवाइडेशन है वो कैसे है? सबसे पहले स्वर होगा, फिर दीर्घ होगा, फिर व्यंजन होगा। ये हमारे वर्ण का डिवाइडेशन है। स्वर, दीर्घ और फिर व्यंजन। ठीक है,
ये हमारे वर्ण का डिवाइडेशन। अब स्वर में जो हमारा स्वर है इसका डिवाइडेशन कैसे है? स्वर, इनको भी 3 में डिवाइड कर दिया है। एक ह्रस्व स्वर, ह्रस्व, ठीक है। दूसरा है हमारा दीर्घ स्वर। कौन सा स्वर है? दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। और लास्ट में है प्लुप्त। इस तरह से ये स्वरों को, स्वर का डिवीजन कैसे डिवाइड किया है। अब ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जिनका उच्चारण करने में ह्रस्व स्वरों को लगभग 2 गुना जो उच्चारण करने में कम समय लगता है। जो ह्रस्व स्वर हैं उनको जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उनका जब हम उच्चारण करते हैं तो बहुत कम समय लगता है। और दीर्घ स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करने में हमें देर लगती है, दीर्घ मतलब देर तक जिनका उच्चारण किया जाता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आप समझ लें, आपने जब स्वर लिखे तो अ झटके से बोल दिया ना, कम समय लगा। इ, ओ, इस तरह से ऋषि, ये हमारे ह्रस्व स्वर हैं। दीर्घ स्वर जिनमें देर से बोलना है, यानी आ, ई, ऊ, ए, ओ, ये हैं हमारे दीर्घ, यानी देर तक बोले जाने वाले शब्द। ये स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। प्लुप्त स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग 3 गुना समय लगता है, वे प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। और इसका एक ही एग्जाम्पल है, जो आप जैसे जो लोग योगा करते हैं तो जो ध्वनि का उच्चारण किया जाता है, जिस मंत्र का, जिस शब्द का उच्चारण करते हैं, मंदिरों में भी आपने लिखा हुआ देखा होगा, ओ, इस तरह से ये प्लुप्त स्वर का उच्चारण होता है। जब इसका उच्चारण करेंगे तो हम इस प्रकार से करेंगे। और इसको मंदिरों में आपने इस तरह से लिखा हुआ देखा होगा कि जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो भाव है भक्ति का, वो यहीं से शुरू हो जाता है हमारे सबके अंदर। माँ में यहाँ पर अनंत लग जाएगा और इस डिज़ाइन में आपने ओम को लिखा हुआ देखा होगा। वैसे तो ओम को हम इस तरह से भी लिखते हैं। जब हम कलश बनाते हैं तो ओम इस तरह से लिख दिया जाता है, पॉइंट नहीं रखेंगे। और नहीं तो मंदिरों में आपने मोस्टली ये प्रेफर होगा, वहाँ पर इस तरह से लिखते हैं। अब आते हैं स्वरों का वर्गीकरण के बाद कि स्वरों की मात्राएं कौन सी हैं। स्वरों का प्रयोग जो मात्राओं का है वो 2 प्रकार से किया जाता है। जैसे मूल रूप में आपने बोला आइए, आ ई ये, तो आप ऐसे लिख देंगे ना, आ ई ये। और दूसरा बोला आओ, तो गलत ये भी नहीं है, गलत ये सम्मानित होता है। आइए, जैसे आप बड़े को किसी को बुला रहे हैं, आओ, इससे पता चलता है कि आप किसी छोटे को बुला रहे हैं, है ना। तो उनके मूल रूप में जैसे आइए और आओ, व्यंजन के साथ स्वरों की सहायता के बिना आप व्यंजन नहीं बोल सकते। व्यंजन को बोलने के लिए आपको स्वरों की सहायता अवश्य लेनी पड़ेगी। और इनको जब आप लिखेंगे और अगर आपने इनको मिलाकर लिखा है तो आप इस तरह से लिख देंगे, जैसे का, ये आपका व्यंजन हो गया कंप्लीट। और अगर आपने इसको इस मिलाकर लिखने के बजाय
अलग करके लिखना है तो उसमें हलंत का प्रयोग होता है। जैसे का, तो आप इस तरह से उसे लिखेंगे, ठीक है। जैसे का में हलंत लगेगा और प्लस आ, यानी स्वर, बिना स्वरों की सहायता के व्यंजनों को हम नहीं बोल सकते। इसलिए मात्राओं का जब रूप देते हैं हम स्वरों की, जो हमारा टॉपिक है स्वरों की मात्राएं, तो उनको किस तरह से देते हैं उन्हें भी समझ लीजिए। आ की कोई मात्रा नहीं होती, ठीक है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। आ एक डंडा, एक वर्ण से पहले लगने वाली मात्रा। ई दीर्घ स्वर की वर्ण के बाद लगने वाली मात्रा। उ ऊपर की ओर लगेगी, ऊ नीचे की ओर लगेगी। ए एक मात्रा, ए दो मात्रा। ओ एक डंडा एक मात्रा, और एक डंडा दो मात्रा। जैसे आ की मात्रा का आम, छोटी ई की मात्रा दिल, बड़ी ई की मात्रा मीत, ऊ की मात्रा कुल, ऊ की मात्रा फूल, ए की मात्रा केला, ए की मात्रा मैदान, ओ की मात्रा मोर, और औ की मात्रा कौआ। इस तरह से स्वरों की मात्राएं होती हैं, ये उनका वर्गीकरण होता है। अनुस्वार वर्ण के बाद आता है, उसका उच्चारण नाक से किया जाता है। जिस वर्ण के बाद होता है उसी वर्ण के ऊपर वित्ती आती है। जो अनुस्वार यानी अंक की जो मात्रा है, जो अनुस्वार हमने अयोगा वाले ने अंक की मात्रा, इसका प्रयोग जब करेंगे तो जिस शब्द को हम बोल रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, उसके वर्ण के बाद होता है। जैसे उसी के बाद में पहले पॉइंट रख दिया रहेगा, फिर पॉइंट लिखा रहेगा। जैसे रंग, तो किस पर लगेगा, राम के ऊपर। जंगल, तो जंगल, अगर हमने गा पे लगा दिया तो क्या हो जाएगा, जगल, तो हो जाएगा जगल। इसी तरह से अनुनासिक शब्द जो चंद्र बिंदु वाला होता है, इसे अनुनासिक कहते हैं। इसका प्रयोग भी किया जाता है चंद्र बिंदु के स्थान पर, ठीक है। अंतर केवल इतने केवल समय का होता है, इसके बोलने में कम समय लगता है, उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से बाहर निकलती है। जैसे हंस, हंस नहीं हंस, हंस, इस तरह से, ठीक है। आँख, आँख, तो ये अनुनासिक होंगे। विसर्ग, जो पीछे दो पॉइंट होते हैं उन्हें विसर्ग कहते हैं। विसर्ग का प्रयोग कब होता है, वर्ण भी स्वरों के बाद में, जो आहा, अंग आहा पढ़ा है ना, तो आहा शब्द वर्ण के स्वरों के बाद आता है। इसका उच्चारण ह व्यंजन के समान किया जाता है। जैसे प्रातः, ठीक है, प्रातः, तो इनको हम इसी तरह से पढ़ेंगे और समझेंगे। ये आपके स्वरों की मात्राओं का वर्गीकरण आपको समझा दिया मैंने, और अनुनासिक विसर्ग कैसे होते हैं। इसके बाद व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, वे व्यंजन कहलाते हैं। का से हा तक, का वर्ण से लेकर ह वर्ण तक जो है हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन हैं। समझ में आ गया।
इसके बाद आपका संयुक्त व्यंजन आता है, जो अतिरिक्त हिंदी भाषा में कुछ संयुक्त वर्ण में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे क्षत्रज्ञ, क्षत्रज्ञ, ये आपके संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनको व्यंजनों में काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है। इसी तरह से वर्ण विच्छेद क्या होता है? जब हम वर्णों को लिखते हैं, जिसे रा व्यंजन के विभिन्न प्रयोगों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जो रा व्यंजन है उसका आगे आने वाला वर्ण उसके ऊपर रेफ कहलाता है। समझ लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि इनका प्रयोग भी आपके लिए बहुत आवश्यक है। हिंदी दीपिका में भी आपकी एक्सरसाइज आती है, रेफ और पदेन, दो तरह से इनका प्रयोग होता है। तो रेफ की मात्रा कैसे होती है? रा व्यंजन जो रा है, रेफ की मात्रा में जब इसको लगाएंगे, रेफ की मात्रा में जब इसका प्रयोग करेंगे तो ऊपर की ओर जाता है। कैसे? वर्षा, गर्भ, ठीक है, ये होगा हमारा रेफ की मात्रा का प्रयोग। इसके बाद जो रा का पूर्व स्वर सहित व्यंजन हो उसमें पाई यानी पदेन बोलते हैं इसको। रा, पाई या पदेन की मात्रा, ठीक है। इस मात्रा का प्रयोग कैसे होगा? इसका प्रयोग नीचे की ओर होता है, जैसे क्रम, फ्रिज, ठीक है। इस तरह के शब्दों में हम लगाते हैं। नीचे गोल वर्ण ट, ठ, ड, ढ स्वर रहित, और उनके बाद रा का प्रयोग जो है ट, ठ, ड जो स्वर रहित होते हैं उनके प्रयोग में ट, ठ, ड, इनके प्रयोग में ये जो रा होता है, जैसे ट्रक, ठीक है। इस तरह से प्रयोग होगा। ड्रम, ड्रम, रा ये भी होता है, लेकिन इसका प्रयोग इन वर्णों के साथ में किया जाता है, जिसे गोल वर्ण होते हैं उनमें। ये आपका हो गया व्यंजन का भाग। अब वर्ण विच्छेद, जैसे आपकी एक्सरसाइज होती है उसमें शब्द पूरा लिखा हुआ है और उसका प्रश्न है वर्ण विच्छेद कीजिए। कोई भी एक्सरसाइज ले लीजिए, वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? यहाँ लिखा है ह, म, इसका हमको वर्ण विच्छेद करना है। हम अभी मैंने बताया था ना कि जब हम व्यंजन को पूर्ण रूप से लिखते हैं तो वो इस तरह से लिखा जाता है। जब हम इसका विच्छेदन करते हैं तो बिना स्वर की सहायता के व्यंजन पूर्ण नहीं होता। इसलिए क्या लिखेंगे? ह, नीचे हलंत लगेगा, फिर अ आएगा, फिर प्लस का मार्क आएगा, फिर म, धन अ, यानी दो अक्षरों से डायरेक्ट ये 4 अक्षरों में चेंज हो जाता है। इसे कहते हैं वर्ण विच्छेद। हर एक व्यंजन स्वर की सहायता के बिना अपूर्ण है। जब ये पूर्ण रूप में लिखा जाएगा तो इस तरह से, और जब वर्ण विच्छेद किया जाएगा तो हलंत लगाकर प्लस का साइन और आ लगा करके इसका वर्ण विच्छेदन कर देंगे। समझ में आ गया होगा? कोई सा भी शब्द हो, कोई मात्रिक वाला मान लीजिए आ गया, जैसे कि यहाँ पर मात्रा दी है छात्र, यहाँ तो बिना मात्रा का था, अब ये मात्रा लगी हुई है तो सबसे पहले छ, इसमें हलन, फिर अ क्योंकि ये इसका हिस्सा है, फिर निशान आएगा और बड़े आ की मात्रा है इसलिए यहाँ बड़ा आ आएगा, फिर प्लस का निशान, दूसरा वर्ण है आपका त्र, तो ये भी किसकी सहायता से बना है? त्र जो है उसमें
दो शब्द पहले ही निहित हैं ता में, ता और रा, तो इन दोनों को ही हलंत लगा के एक साथ लिखेंगे इस तरह से। छात्र, छ आ दंत र दन आ, छात्र। ठीक है, इस तरह से मात्रिक शब्दों का हम वर्ण विच्छेदन करेंगे। आप सभी को इस वीडियो के द्वारा मैंने वर्ण विचार बहुत ही अच्छे से समझाया है। फिर भी अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो आप मुझसे अपने Zoom ऐप क्लास पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड वॉच द वीडियो विद योर बुक एंड टेक पेंसिल इन योर हैंड, टिक मार्क whatever you can't understand.